ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने देश में लंग कैंसर जो हम एक टर्शरी केयर सेंटर में डायग्नोस करते हैं वो स्टेज 3 स्टेज 4 में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। स्मोकिंग से सिर्फ फेफड़े का ही कैंसर नहीं होता, गले का या कंठ का भी हो सकता है, ब्लैडर का या पेट का या स्टमक का कैंसर भी हो सकता है, और वो आपके पीएफटी में या एक्सरे में और छाती के सीटी स्कैन में नहीं पकड़ में आएगा। अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दशक में कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत डेवलप हुआ। पहले जो होता था कि एक धारणा बन गई थी कि पेशेंट कैंसर से बाद में मरता है और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से पहले मर जाता है। अब कीमोथेरेपी बहुत रिफाइन हो गई। फियर मॉन्गरिंग भी है ना इस डिजीज की, तो जी बिल्कुल है। इसमें एक्चुअली एक फोबिया सा डेवलप हो गया। बहुत सारे लोग तो कहते हैं सर कुछ नहीं, कीमो कर रही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। बट अब जो कीमोथेरेपी है वो उतनी टॉक्सिक नहीं रह गई है। सबसे पहले ये भ्रांति दूर करनी होगी कि लंग ट्रांसप्लांट करने से लंग कैंसर खत्म हो जाएगा। लंग कैंसर पेशेंट्स में लंग ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है, राइट। हाँ, हम सीओपीडी पेशेंट्स में, एडवांस्ड आईएलडी के पेशेंट्स में, जिनके लंग्स और किसी वजह से डैमेज है, उनमें लंग ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं। लंग ट्रांसप्लांट अपने आप में एक विभिन्न चर्चा का विषय है, क्योंकि अपने देश में अभी तक लंग ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी सक्सेस पे सफलता से नहीं हो पा रहे। 1 आवर के लिए आप हुक्का बार में बैठे हैं या हुक्का का सेवन कर रहे हैं तो आप 100 सिगरेट पी चुके हैं। तो हुक्का हो या वेपिंग हो या ई सिगरेट हो, ये भी बीड़ी सिगरेट की तरह नुकसानदायक है। तंबाकू के लिए सेवन करना नुकसानदायक है। आपको इससे दूर रहना। ये जो नई जनरेशन में, नई पीढ़ी में जो फैशन आ गया है हुक्का बार विजिट करने का या वेपिंग करते रहने का, ये डेंजरस है, इससे दूर रहना चाहिए। हमारे देश में वेपिंग और ई सिगरेट्स बैन हैं। फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है, जिससे हर साल 18 लाख से अधिक मौतें होती हैं। भारत में ये आंकड़ा लगभग 80,000 सालाना का है। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल। आज हेलो डॉक्टर के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं पल्मोनोलॉजिस्ट यानी फेफड़ों के विशेषज्ञ डॉक्टर शरद जोशी, जो बताएंगे कि फेफड़ों का कैंसर कैसे होता है, इसके लक्षण क्या है और किन बातों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसका इलाज क्या है, कितना कारगर है वो इलाज। वेलकम सर, हेलो डॉक्टर में आने के लिए। धन्यवाद। हमने ये अभी शूट से पहले पिछले हफ्ते वर्ल्ड लंग कैंसर डे गुजरा अभी, तो मैं देख रहा था कि इंडिया में ये आंकड़ा 2015 में लगभग 60,000 मौत का ये एक सर्वे पढ़ रहा था मैं कि सालाना होती है। अब वो 20,000 बढ़ करके 2025 में जो सर्वे आया इंडियन हेल्थ जर्नल का, तो लगभग 81-82 हज़ार मौत यहाँ पे लंग कैंसर से हो रही है। जबकि हम और अवेयर हुए हैं बीमारियों के प्रति, हमारे पास फ़ोन आया, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया आया, हमने सिम्टम्स को जो है गूगल करना शुरू किया, बावजूद इसके ये बढ़ती हुई क्रम में ही ये बीमारी आ रही है। तो सबसे पहले ये समझाइएगा कि लंग कैंसर है क्या और कैसे डेवलप होता है, उसके बाद हम इसके सिम्टम्स पे, इसके कॉजेज़ पे आते हैं। देखिए, फेफड़ों का कैंसर जो है पिछले 1 दशक में ये सबसे कॉमन कैंसर बन चुका है। और 2 लंग्स हैं ह्यूमन बॉडी में, राइट एंड लेफ्ट, और लंग्स या लंग्स की कवरिंग में ये कैंसर डेवलप होता है। और इसका सबसे कॉमन जो रीज़न है वो है तंबाकू। आप चाहे धूम्रपान करें, चाहे सिगरेट, बीड़ी या तंबाकू खाते हैं, खैनी खाते हैं, पान मसाला, रजनीगंधा, इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं, तो उससे मुंह के कैंसर या फेफड़े के कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा कुछ कारण ये है कि इसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी एक फैक्टर होता है। कुछ फैमिलीज़ में जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती। हमारे देश में कुछ क्षेत्रों में, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में, पॉल्यूशन की वजह से भी लंग कैंसर्स बढ़ रहे हैं। तो लंग कैंसर को पहचानना और जल्दी ट्रीट करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। समस्या ये है कि इसके जो इनिशियल सिम्टम्स हैं उनको दूसरी कॉमन डिजीजेस से, इन्फेक्शन से, निमोनिया, टीबी से लोग कंफ्यूज कर देते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन टाइम से नहीं करते हैं। इसकी वजह से ये और भयंकर स्थिति में सामने आता है। अच्छा, जितने भी कैंसर शरीर में पाए जाते हैं, जिन भी अंगों के होते हैं, उसमें ये माना जाता है कि सबसे खतरनाक लंग कैंसर है। ऐसा क्यों? मतलब जीआई कैंसर को भी माना जाता है कि वो उस लेवल का ही खतरनाक है, लेकिन लंग कैंसर को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? देखिए, उसकी वजह यह है कि वो आपकी सांस लेने की प्रक्रिया को अफेक्ट करेगा। अच्छा। अब सांस लेने की प्रक्रिया 1 मिनट में 15 से 20 बार है, तो ये तकलीफ 15 से 20 बार हर मिनट पेशेंट सहन कर रहा है। तो जब भी फेफड़े में कैंसर होगा, खांसी हो सकती है, खांसी में ब्लड आ सकता है,
सांस फूल सकती है, छाती में पेन हो सकता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत डिस्ट्रेसिंग होती हैं। ये ह्यूमन सफरिंग है, पेशेंट की तकलीफ़ है जो बहुत इंटेंस होती है। अगर किसी को स्किन में कैंसर है तो उसकी सर्जरी हो सकती है। अगर किसी को मसल्स में पेन है, आपने पैर काट दिया है, तो पेशेंट बिना पैर के काम कर लेता है। आंतों में किसी हिस्से में कैंसर था, अर्ली स्टेज में आपने पकड़ लिया, सर्जरी कर दी, आपने क्योर कर दिया। लंग्स का कैंसर बार बार हो सकता है, सर्जरी के बाद दोबारा भी आ सकता है, और अगर आपने लेट अवस्था में इसकी पहचान की है या दवाई शुरू की है तो उस कंडीशन में वो जो सिम्टम्स होंगे वो बहुत डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स होंगे। क्या जो आप सिम्टम बता रहे हैं कि खांसी में खून आना, कफ में, ये तो लेट सिग्नल हुआ? अमूमन कौन से स्टेज पे होता है जब ये सिम्टम आते हैं? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर खांसी में खून आ रहा है तो वो सिर्फ कैंसर ही हो सकता है। अपने देश में टीबी के पेशेंट्स में भी खांसी में ब्लड आ सकता है। कुछ पेशेंट्स में लंग्स में डैमेज की वजह से, ब्रोंकिएक्टेसिस की वजह से, फंगल इन्फेक्शंस की वजह से खांसी में ब्लड आ सकता है। खांसी में ब्लड आना कोई कैंसर की स्टेज को शो नहीं करता है। कुछ पेशेंट्स में जिनमें सांस की नली के अंदर अगर ट्यूमर है तो ये बहुत इनिशियल सिम्टम भी हो सकता है, बहुत पहला सिम्टम भी हो सकता है, और बहुत अर्ली प्रेजेंटेशन हो सकता है। रादर आप इसे कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। बिकॉज जब खांसी में ब्लड आता है तो पेशेंट वेट नहीं करता, तुरंत सलाह लेने के लिए भागता, क्योंकि वो पर्सनली इसे एक सीरियस सिम्टम समझता है। जबकि सिर्फ खांसी का सिम्टम अगर हो तो पेशेंट महीनों टालता रहता है और खांसी का सिरप पी के काम चलाता रहता है। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि अगर किसी पेशेंट को सांस की नली के या सेंट्रल लीजन में अगर गांठ है और सांस की नली के अंदर गांठ है और ब्लड खांसी में आ जाता है तो वो तुरंत ही विशेषज्ञ के पास पहुंचकर अपना इलाज या जांच कराता है। अच्छा, आप दिल्ली में ही अभी मैक्स हॉस्पिटल में ही हैं जी। बीते 10-15 साल में दिल्ली का पोल्यूशन जो ऐसे बढ़ा है, ऐसे ओपीडी करते हुए आपके पास भी कैसे, क्या उस अनुपात में पेशेंट आपके पास भी बढ़े हैं लंग कैंसर से जुड़े हुए या लंग्स और डिजीज़ से जुड़े हुए? देखिए, फेफड़ों से जुड़ी जो बीमारियां हैं वो एरिया स्पेसिफिक होती है, और डेफिनेटली मैं पिछले 2 दशक से दिल्ली में हूँ, मैं पेशेंट्स देख रहा हूँ जो बढ़ रहे हैं। हम कोविड पीरियड को छोड़ देते हैं, कोविड की जो पेंडेमिक थी वो पूरी तरह से लंग्स से रिलेटेड डिजीज ही थी, और उसी के कॉम्प्लिकेशंस हम 3 साल तक लगातार देखते रहे। बट उसके बावजूद दूसरे और पेशेंट्स भी, कैंसर के पेशेंट्स, लंग कैंसर के पेशेंट्स, सीओपीडी के पेशेंट्स प्रोग्रेसिवली बढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का। जो प्रदूषण, वायु प्रदूषण है, उसकी वजह से परेशानी ज़्यादा है। और दूसरा स्मोकिंग। यस, स्मोकिंग। और जो एक नया ट्रेंड नई जनरेशन में, युवा अवस्था में जो चल पड़ा है कि पहले महिलाएं या लड़कियां जो हैं वो स्मोक कम करती थीं, अब उनमें भी ये चलन बढ़ गया। अब एक ये ई सिगरेट और वेपिंग के बारे में भी बहुत लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि ये तो सेफ़ है, इसको तो हमने फ़िल्टर करके बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है। बट माइंड इट, ये और ज़्यादा एडिक्टिव है, और इसके नुकसान बिल्कुल सिगरेट के बराबर हैं, ये भी कैंसर कर सकता। लोगों को ये समझना पड़ेगा। कैसे? उसमें भी ज़्यादा जो कार्सिनोजेंस हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्या? जी, उसमें भी तंबाकू ही यूज़ हो रहा है, उसमें रादर और दूसरे केमिकल्स, उसमें डिफरेंट फ्लेवर्स डेवलप करने के लिए डाले जा रहे हैं, जिसके अभी तक हेल्थ इफेक्ट्स भी नहीं पता। और हो ये रहा है कि वो डिफरेंट फ्लेवर्स जो हैं उसकी वजह से एडिक्शन बढ़ रही है। तो युवा पीढ़ी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्ट होती जा रही है, और धीरे धीरे वो तंबाकू का सेवन उनका बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कैंसर और दूसरी समस्याएं उनकी बढ़ रही हैं, सांस लेने की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, सीओपीडी अर्ली स्टेज में, अर्ली प्रेजेंटेशंस में आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप ओपीडी करते हुए आप जब डायग्नोज करते हैं किसी को लंग कैंसर, अमूमन किस स्टेज पे डायग्नोज होता है? कोई एवरेज है ऐसा? तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने देश में लंग कैंसर जो हम एक टर्शरी केयर सेंटर में डायग्नोस करते हैं वो स्टेज 3, स्टेज 4 में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। इनफैक्ट 5-6 साल पहले हमारे यहाँ एक स्टडी भी हुई थी कि जो लंग कैंसर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डायग्नोज हो रहे हैं वो किस स्टेज में हो रहे हैं। तो अगर लंग कैंसर की स्टेज 1 या 2 की बात करें तो वो क्योरेबल स्टेज है, उसमें आप फेफड़े की गांठ को काट कर सर्जरी करके निकाल सकते हैं और पेशेंट को पूरी तरह से डिजीज़ फ्री बनाया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली अपने देश में अवेयरनेस नहीं है, लोग चीज़ों को टालते हैं, सिम्टम्स को टालते हैं, तंबाकू के सेवन को रोक नहीं पाते हैं, उसकी वजह से वो हमेशा स्टेज 3, स्टेज 4 में पहुंचते हैं, जो नॉन क्योरेबल है। उसमें आप डिजीज़ को ट्रीट तो कर सकते हैं, काबू में करने की कोशिश कर सकते हैं, पर जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। सर, डायग्नोज से जुड़ा हुआ, जैसे अभी ब्रेस्ट कैंसर में क्या है कि स्क्रीनिंग कराई जाती है। जी, मैं नहीं देखता हूँ कि लंग कैंसर से जुड़ी हुई हमारे यहाँ इस तरह की कोई स्क्रीनिंग और उतनी अवेयरनेस और ये चल रहा।
क्या आपको लगता है कि जिस तरह से और कैंसर के प्रति अवेयर हैं स्क्रीनिंग की, क्योंकि हमारे पास एक्सरे है जिसमें बहुत कुछ क्लियर नहीं होता है, अक्सर मिसगाइड भी हो सकते हैं, और कोई स्पॉट दिख रहा है और नॉर्मल एंटीबायोटिक से आप जो है सिम्टम्स को मिनिमाइज कर दे रहे हैं, तो इसका डायग्नोसिस कैसे जो है लोगों तक पहुँचे, ईजी कैसे हो? देखिए अतुल, बहुत ही अच्छी बात की आपने कि स्क्रीनिंग करके अगर हम अर्ली आइडेंटिफाई कर लें, तो जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें या जैसे अमेरिका की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर एक प्रोटोकॉल है, LDCT, लो डोज CT स्कैन किया जाता है। तो जो भी पेशेंट 60 साल से उम्र से ज़्यादा के हैं और जिन्होंने 10 पैकेट पर डे से ज़्यादा स्मोक किया, या जिनकी स्मोकिंग हिस्ट्री बहुत सिग्निफिकेंट है, उन लोगों का एनुअल स्क्रीनिंग होता है। उसमें वो स्क्रीनिंग CT स्कैन करते हैं और उसमें अगर कोई भी गांठ 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर से बड़ी है तो उसकी जांच की जाती है। और ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम पूरे देश में उनके यहाँ चलाया जाता है। अपने देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर ऑलरेडी इतना बर्डन है कि स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन पे बात ही नहीं हो पा रही है। दूसरी समस्या है जनसंख्या की। वो जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि किसी भी हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो आसान नहीं होता। अब जहाँ तक आप एक्सरे की बात कर रहे हैं कि एक एक्सरे से हम कैंसर को आइडेंटिफाई कर लें, समस्या ये है कि एक्सरे लंग्स का 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। लंग्स 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर है। आप उसे जब 2 डायमेंशंस में रिप्रेजेंट करते हैं एक्सरे में, तो बहुत सारे एरियाज छूट जाते हैं और वो छोटी चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो आपको CT स्कैन की ज़रूरत होती है, आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी पेशेंट के सिम्टम्स परसिस्टिंग है, वर्सनिंग है और एक्सरे से क्लियर नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली CT स्कैन करना चाहिए। स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स अभी अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बट अगर कोई हाई रिस्क बिहेवियर है कि किसी की फैमिली में पिछले 2 पीढ़ी से कैंसर चल रहा है, उन्होंने तंबाकू या स्मोकिंग का सेवन किया है, तो फिर उन्हें खुद सेल्फ अवेयर होकर अपनी जांच करानी चाहिए। अच्छा, आप बता रहे थे कि गांठ फेफड़े में हो जाती है, और किस तरह के कैंसर होते हैं? ये क्या एक ही आप जो बता रहे हैं ट्यूमर है, गांठ है, कैंसर के टाइप क्या क्या हैं लंग कैंसर के? क्या एक ही तरह का कैंसर होता है कि वो गांठ ही जो है वो फैलता है, वो कैंसर बनता है? देखिए, मोस्ट ऑफन गांठ या एक पैच जैसा एक्सरे में या CT स्कैन में वो पैच निमोनिया की तरह दिखाई देता है। कुछ पेशेंट्स में कैविटेटिंग निमोनिया जैसा बनता है, जो बहुत ज़्यादा TB की गांठ की तरह दिखाई देता है। अच्छा। और जब उसे CT स्कैन पे लोग देखते हैं तो उसे TB से कंफ्यूज करते हैं। नतीजा ये होता है कि पेरिफेरी में जहाँ बहुत जांच की सुविधाएं नहीं होती, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते जांच के, उस कंडीशन में वो TB की दवा शुरू कर दी जाती है और पेशेंट को 3 महीने तक वेट करने को कह दिया जाता है। उस स्थिति में जो अंडरलाइंग अगर TB नहीं है तो वो बीमारी ठीक भी नहीं होती, पेशेंट TB की दवा का साइड इफ़ेक्ट भी उठाता है और साथ ही साथ जो बीमारी एक्चुअली कैंसर थी वो बढ़ती चली जाती है और पेशेंट फिर आपके पास लेट स्टेज में प्रेजेंट करता है। जहाँ तक फेफड़े के कैंसर का सवाल है, तो वो सिर्फ गांठ की तरह नहीं होता, वो कैविटी की तरह हो सकता है, वो मास की तरह हो सकता है, वो एक निमोनिया की तरह प्रेजेंट कर सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत छोटा सा नोड्यूल होता है और उसकी वजह से पेशेंट के लंग्स के बाहर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, जिसे हम प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं या देहात में प्लूरेसी भी बोल देते हैं। और वो पानी एक्चुअली कैंसर की वजह से भरा है, उसकी जांच भी करनी चाहिए। कभी कभी उस पानी की जांच से लोग मिसगाइड हो जाते हैं और TB की दवा शुरू कर लेते हैं। सर, क्या आप ऐसे स्मोकिंग के भी केस आते हैं इनको, जिन्होंने कभी स्मोक नहीं किया और अच्छे इन्वायरमेंट में रहे, लेकिन उनके आसपास के लोग स्मोक करते रहे और उसकी वजह से उनको हो गया हो? देखिए, ये कितना इसको खतरनाक कितना मानते हैं? पैसिव स्मोकिंग, सेकंड हैंड स्मोकिंग, थर्ड हैंड स्मोकिंग भी खतरनाक होती है। सेकंड हैंड स्मोकिंग मतलब पेशेंट खुद स्मोक नहीं कर रहा है, परिवार में और उसके मित्रगणों में लोग हैं जो स्मोक कर रहे हैं और उसकी वजह से जो धुआं साथ में एनवायरनमेंट में फैल रहा है, उस धुएं का परिणाम है कि उसके लंग्स में डिजीज़ COPD हो सकती है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है या कैंसर भी डेवलप हो सकता है। या थर्ड हैंड स्मोकिंग, जैसे घर में कुछ 2 लोग हैं, स्मोक करते हैं और उनके कपड़ों से सूट पार्टिकल्स आपके इनहेल कर लिए हैं आपने, या टेबल पर, मेज पर, चादर पर जो सूट पार्टिकल्स हैं वो आप इनहेल करते जा रहे हैं पैसिवली और उसकी वजह से आपके हेल्थ इल इफेक्ट्स आप झेल रहे हैं। ये सब हेल्थ पर अफेक्ट करते हैं। पेशेंट्स को COPD, ब्रोंकाइटिस डेवलप हो सकता है। रेयरली कुछ पेशेंट्स में डेफिनेटली लंग कैंसर भी होने की संभावना इसमें होती है। सर, जिसने स्मोकिंग छोड़ दी है, मान लीजिए 5 साल 10 साल स्मोक करने के बाद, और छोड़े भी 5-10 साल हो गया, बाद में कैंसर हो सकता है उसको फेफड़े का? बिल्कुल हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर उसकी स्मोकिंग की हैबिट से रिलेटेड ही हो। तो
अभी हमने कई सालों में ऐसा भी देखा है कि यंग पॉपुलेशन में हमने लंग कैंसर देखा है, जो पहले बुजुर्गों में होता था। हाँ, स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों में हमने लंग कैंसर के कुछ पेशेंट्स देखे हैं जिनमें बहुत डिफरेंट वैरायटी के सार्कोमास हैं, जो यंग 20-22 साल के बच्चों में हमने कैंसर देखा। और वो स्टेज 4 में कैंसर जब लंग में डायग्नोस हुआ तो पूरी फैमिली पूरी तरह से तकलीफदायक सिचुएशन। क्यों? वो तो जेनेटिक होगा, वो तो स्मोकिंग से हुआ नहीं होगा। हाँ, उसमें ये डेफिनेटली कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से ही ऐसा संभव है। नहीं तो पहले तो बुजुर्गों में ही ज़्यादा ये पाई जाती थी बीमारी। सो हमारे शरीर में एक डिफेंस है, और वो डिफेंस किसी भी एबनॉर्मल सेल को, चाहे वो बाहर से हवा से कीटाणु, विषाणु या जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस कुछ भी जाता है तो हमारी डिफेंस सेल्स उनको आइडेंटिफाई करती हैं और किल करती हैं। इसी तरह से हमारे ही बॉडी की जो सेल्स एबनॉर्मल सेल्स की तरह डेवलप होती हैं, तो हमारी बॉडी के डिफेंस सेल्स उनको रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रैक्ट कर देती है, डैमेज कर देती है। बट जब आपकी बॉडी के डिफेंस में ही कहीं परेशानी है, आपका डिफेंस अगर कमज़ोर है और वो एबनॉर्मल सेल्स को अगर आइडेंटिफाई नहीं करेगा, कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, तो वो कैंसर सेल्स या एबनॉर्मल सेल्स मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी और फिर वो एक गांठ या ट्यूमर का शेप ले लेती है। सर, क्या ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया कभी आपने कि गांव में ये बीमारी कम है, शहर में ज़्यादा है, या जो और बड़े महानगर हैं उनमें ये ज़्यादा बीमारियाँ ये लंग कैंसर की है, जबकि लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं वहाँ कम है? देखिए, मैं इस पर डेफिनेटली नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मैं पिछले 20 साल से दिल्ली एनसीआर में ही काम कर रहा हूँ, पर पेशेंट्स हमारे पास पेरिफेरी से भी आते हैं। उसकी वजह ये है कि बाहर गांव में भी, देहात में भी जो लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं, जो ज़मीन से जुड़े कुछ काम कर रहे हैं, वो भी स्मोकर हैं। आप देखिए, हमारे देश में महिलाएं भी देहात में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करती रही हैं। तो इस तरह की ये कहना कि पेशेंट्स ज़्यादा सिर्फ शहरों में दिखाई दे रहे हैं या सिर्फ गांवों में है, ऐसा नहीं है। पेशेंट्स हर जगह हैं, बट स्मोकिंग एक कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन रिस्क फैक्टर है, जो शहरों में भी है और देहात में भी है। गांव में जो लकड़ी जलाते हैं लोग, गोबर के उपले जलाते हैं जी, वो खतरनाक मानते हैं उसको आप? जी हाँ, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि जो बायोफ्यूल हम यूज़ करते हैं, या जैसे पहाड़ों में भी घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ी, कोयला, ईंधन जलाया जाता है, ये जो बायोफ्यूल यूज़ करते हैं उसकी वजह से घर में और रसोई में जो वेंटिलेशन अगर सही नहीं है, उसकी वजह से जो धुआं होता है, उस कारण से COPD करके एक डिज़ीज़ हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम वेस्टर्न डाटा देखें तो COPD के जो पेशेंट्स मैक्सिमम हैं, जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, वो ज़्यादातर 90% पेशेंट्स स्मोकर हैं विदेशों में। पर अपनी कंट्री में नॉन स्मोकर COPD भी 30% पॉपुलेशन में पाई जाती है, क्योंकि हम आज भी लकड़ी और कोयला जैसे ईंधन घर में यूज़ कर रहे हैं। सर, हमने स्क्रीनिंग की बात की, और क्या क्या इसके तरीके हैं जांच करने के? आपने CT स्कैन का जिक्र किया ही। कैसे अवेयर रह सकते हैं, और सिम्टम्स को, अगर सिम्टम्स आएँ तो सबसे पहले क्या करें? देखिए, हर चीज़ ना कैंसर होती है, ना हर चीज़ TB या निमोनिया होती है। अगर आपके सिम्टम्स कुछ दिनों में इम्प्रूव नहीं हो रहे, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के इलाज से इम्प्रूव नहीं हो रहे, तो महीनों तक मेडिसिन की, दवाई की शॉप से कफ सिरप लेकर के पीने से आप बीमारी ठीक नहीं होने वाली है। आप सबसे पहला जो स्टेप है किसी भी बीमारी को पकड़ने के लिए, कि आप बीमारी को इग्नोर ना करें, आप लापरवाही ना बरतें, सिम्टम्स को सीरियसली लें। कोई भी सिम्टम अगर आपको एबनॉर्मल लगता है कि खांसी के साथ में चेस्ट में पेन है, ये निमोनिया का सिम्टम नहीं है। अगर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है कि पेशेंट अपनी छाती पकड़े बैठा रहता है, दिन में 3 बार उसे पेन किलर लेनी पड़ती है, तो ये निमोनिया का सिम्टम नहीं है। चलने में सांस फूल रही है, चलने में सांस फूल रही है, या खांसी में ब्लड आ रहा है और बुखार बिल्कुल नहीं है, तो ये कैंसर या गांठ के साइन हो सकते हैं। तो आप प्रॉपरली जांच करें। पहली जांच होगी एक्सरे और बलगम की जांच। एक्सरे में अगर निमोनिया है और बलगम में अगर कीटाणु आ गए हैं, तो डेफिनेटली एंटीबायोटिक के कोर्स से 7 से 10 दिन में आप ठीक हो सकते हैं। पर अगर आपके सिम्टम 2 महीना 3 महीने से चल रहे हैं, TB आपकी जांच में, बलगम की जांच में नहीं आया है, CT स्कैन में किसी तरह का संशय है, तो आप डेफिनेटली विशेषज्ञ से मिलें और आगे की जांच करें। जब CT स्कैन पे भी चीज़ें क्लियर नहीं होती, तो एक स्पेशल CT स्कैन किया जाता है जिसे PET CT कहते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन के लोग करते हैं इसे, और इसमें एक स्पेशल दवाई दी जाती है जिसके बाद CT स्कैन किया जाता है। और ये CT स्कैन हमें बता सकता है कि ये जो गांठ या पैच जो एक्सरे में या CT स्कैन में दिखाई दे रहा है, इसकी एक्टिविटी कितनी ज़्यादा है और ये कैंसर की तरफ इंडिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट किसी भी कैंसर को फाइनल डायग्नोसिस के लिए उसकी बायोप्सी ही लेनी पड़ती है, और बायोप्सी से प्रूव करने के बाद हम किसी भी लंग कैंसर के पेशेंट्स में जब उसकी स्टेज और उसकी वैरायटी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तब उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। अगर पेशेंट स्टेज 1 या स्टेज 2 में है,
तो उसका क्योर भी हो सकता है, उसको सर्जरी के थ्रू पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अगर एडवांस स्टेज में डिजीज़ है तब भी वो क्योरेबल या ट्रीटेबल है। घर पे बैठकर परेशान होने से नहीं होगा, कंफ्यूज होकर आंख मूंदने से नहीं होगा कि नहीं मुझे टीबी ही होगा, कैंसर नहीं है। इस तरह की भ्रांति में ना रहें, डेफिनेटिव डायग्नोसिस करें, राइट टाइम पे डायग्नोसिस करें ताकि राइट ट्रीटमेंट किया जा सके। सर, सिगरेट पीने वाले स्मोकर्स पे मैं एक पढ़ रहा था आर्टिकल कि जो लगभग 5 साल 10 साल से सिगरेट पी रहे हैं और उनको कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, तो लंग में एक रिज़र्व कैपेसिटी होती है जो शुरू में कुछ आपको सिम्टम नहीं देती है। जब सिम्टम आ रहे हैं तो वो लेट सिम्टम है। इसका मतलब आपको चाहे COPD चाहे अस्थमा कुछ डेवलप हो चुका है, उसके इनिशियल स्टेज पे तो है ही कम से कम। ऐसा क्या लंग कैंसर में भी ऐसा होता है कि शुरू में बहुत दिन तक सिम्टम नहीं आए, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज की? ऐसा संभव है। देखिए, मेडिसिन में, बायोलॉजी में नथिंग इज़ एब्सोल्यूट। एक पेशेंट या एक इंसान डेली 2 पैकेट सिगरेट पी रहा है और 10 साल से पी रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसके लंग्स में गांठ आएगी और कैंसर हो ही जाएगा। यहीं पर एक दूसरा पेशेंट है जिसने सिर्फ 10 साल तक सिगरेट पी या ना पी और उसके बावजूद भी उसे लंग कैंसर डेवलप हो गया। तो बायोलॉजी में एब्सोल्यूट फार्मूला नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर स्मोकर पेशेंट ने, किसी स्मोकर ने अपना लंग फंक्शन टेस्ट या PFT किया और वो PFT नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिगरेट पीता चला जाए। दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। अगर उसके लंग फंक्शंस नॉर्मल भी रहेंगे तब भी उसे कैंसर डेवलप हो सकता है। स्मोकिंग से सिर्फ फेफड़े का ही कैंसर नहीं होता, गले का या कंठ का भी हो सकता है, ब्लैडर का या पेट का या स्टमक का कैंसर भी हो सकता है। और वो आपके PFT में या एक्सरे में और छाती के CT स्कैन में नहीं पकड़ में आएगा। तो आप अगर रिस्क बिहेवियर को नहीं छोड़ेंगे और सिर्फ PFT करके आप कहें कि नहीं इत्मीनान से बैठा हूँ, मेरे लंग फंक्शंस ठीक हैं, ये गलत है, ये झूठी भ्रांति है। आप ये कह रहे हैं कि गुटखा खाने वाले, पान खाने वाले या जो खैनी खाने वाले लोग हैं, इनको भी हो सकता है लंग कैंसर? कैसे? वो तो कोई पान खा रहा है तो चबा के खाता है, वो सीधा पेट में जा रहा है, उसका डाइजेशन उस सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहा है, वो तो फेफड़े में कैसे पहुंचा? वो देखिए, फेफड़े में ऐसे किसी टॉक्सिन का या किसी जहर का सीधे तौर पर लंग्स में पहुंचना ही जरूरी नहीं होता। एक डिजीज़ होती है लंग्स की कवरिंग की, एस्बेस्टोसिस। अच्छा। और उसके बाद लंग्स में मीजोथेलियोमा या और दूसरे कैंसर डेवलप हो सकते हैं। अब ये एक्सपोजर कैसे होता है? ये एक्सपोजर होता है जो लोग फायर प्रूफ का काम करते हैं, फायर प्रूफिंग का काम करते हैं, एस्बेस्टस ब्रिक्स बनाते हैं, एस्बेस्टस की शीट्स बनाते हैं, या जो शिप यार्ड्स में डिसमेंटलिंग का काम करते हैं, जहाँ पे पुराने शिप को तोड़ा जाता है तो वहाँ लेड हो गया, एस्बेस्टस हो गया, इस तरह के एक्सपोजर्स बहुत बढ़ जाते हैं। और ये केमिकल्स पेशेंट इनहेल नहीं करता तब भी उनमें लंग कैंसर डेवलप हो सकता है। तो ये जो हानिकारक तत्व हैं ये शरीर में किसी भी माध्यम से पहुंच सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप तंबाकू को धूम्रपान से ही लें, तंबाकू को खाने से भी कैंसर होता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में वो मुंह का या ओरल कैविटी का या टंग का कैंसर होता है, पर वो लंग्स का कैंसर भी हो सकता है। ट्रीटमेंट के बारे में बताइए सर। इसकी जो इम्यूनोथेरेपी है, रोबोटिक सर्जरी के ट्रीटमेंट हैं और कीमो है, स्टेप वाइज बताइएगा कि पहले स्टेज का अगर कैंसर है तो क्या ट्रीटमेंट है, दूसरी स्टेज का तो क्या है, कब तक ट्रीटमेंट प्रभावी है, कब तक नहीं है? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि अर्ली डायग्नोसिस से अर्ली स्टेज पता लगेगी और अर्ली स्टेज से बेटर आउटकम्स होंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतनी ही अच्छी होगी। तो जब आप स्टेज 1, स्टेज 2A या स्टेज 2B तक भी हम सर्जिकल पेशेंट्स या सर्जिकल कैंडिडेट मानते हैं, और उसमें अगर डिजीज़ एक लिमिटेड एरिया तक है तो उस पोर्शन को काट कर निकाल दिया जाता है और फिर फॉलोअप में 3 महीने पे 6 महीने पे दोबारा पैट करके देखा जाता है कि कहीं कोई सेल्स, कहीं कोई नोड्स बची तो नहीं है जिनके लिए कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देनी है। कुछ पेशेंट्स में जो स्टेज 3A, स्टेज 3B में होते हैं, उनमें पेशेंट टू पेशेंट ट्यूमर बोर्ड में डिसाइड होता है कि पहले पेशेंट को कीमोथेरेपी दे करके या रेडियोथेरेपी दे करके ट्यूमर की साइज़ कम करके बाद में उसकी सर्जरी की जाए। सो सर्जिकल इंटरवेंशंस की जहाँ तक बात है, या सर्जरी होगी या कीमोथेरेपी होगी या रेडियोथेरेपी होगी, और इनके डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। अगर अर्ली स्टेज में मिला है तो पहले सर्जरी होगी, अगर मिड स्टेज में है, स्टेज 2B में है या 3A में है, तो न्यू एडजेंट कीमोथेरेपी देकर के पहले गांठ की साइज़ को कम किया जाता है, उसके बाद उसकी सर्जरी करके डेफिनेटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो स्टेज 3B या स्टेज 4 में पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, उनमें पेशेंट की ट्यूमर की वैरायटी डिटरमाइन की जाती है कि उसमें जेनेटिक म्यूटेशंस क्या हैं और उसमें
स्मॉल सेल कैंसर है या स्क्वामस सेल कैंसर है या पुअरली डिफरेंशिएटेड लार्ज सेल है, अकॉर्डिंग टू जो भी उसकी वैरायटी है उसके हिसाब से उसकी कीमोथेरेपी डिसाइड की जाती है। फर्स्ट लाइन कीमोथेरेपी के बाद उसकी कुछ 5, 6, 7 साइकिल्स के बाद पैट स्कैन पे ये देखा जाता है कि डिजीज़ ने कितना रेस्पॉन्ड किया। अगर डिजीज़ रेस्पॉन्ड नहीं करती है तब कीमोथेरेपी सेकंड लाइन शुरू की जाती है, या मेडिसिन जो कीमोथेरेपी के लिए दी गई उनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ पेशेंट्स में जब कीमोथेरेपी कारगर नहीं होती तो इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। इम्यूनोथेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आपकी कैंसर सेल्स को वो इस तरह से टैग कर देता है कि आपकी डिफेंस सेल्स उनको रिकॉग्नाइज करके किल कर सकें। आपका इम्यून सिस्टम ही वो आपके इम्यून सिस्टम उस सेल को रिकॉग्नाइज कर ले कि ये बेकार सेल है, गलत सेल है या ये डेंजरस सेल है, और उस सेल को रिकॉग्नाइज करके आपका डिफेंस ही उसे खत्म कर दे। तो इम्यूनोथेरेपी का बेसिक प्रिंसिपल उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं रुकता है कैंसर सेल का। उसका मल्टीप्लिकेशन, अगर डिफेंस सेल्स उसको खत्म करती चली जाएंगी तो उसका मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा। तो इम्यूनोथेरेपी अगर बहुत कारगर होगी तो आपकी डिफेंस सेल्स उसको खत्म कर देंगे। तो इस तरह से ये सर्जरी, कीमोथेरेपी या न्यू एडजेंट कीमोथेरेपी एंड सर्जरी, और सर्जरी कीमोथेरेपी प्लस रेडियोथेरेपी, वो वैरायटी पर और उसकी स्टेज पर डिपेंड करता है। पेशेंट किस पर रेस्पॉन्ड कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक सवाल था कि इलाज के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं इसके कैंसर के, अगर जो आप बता रहे हैं सारे की कीमो के और इम्यूनोथेरेपी के, उससे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को स्टेज 3 डायग्नोज हुआ है, स्टेज 4 हो गया है, उसका सर्वाइवल टाइमिंग कितनी होती है, लाइफ स्पैन कितना होता है ऐसे पेशेंट्स का? देखिए, ये डिपेंड करेगा पेशेंट किस मेडिसिन पे कैसा रिस्पॉन्स करता है। अगर हम कहें कि स्टेज 4 में एक पेशेंट मिला और उसे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, तब उसका सर्वाइवल डेफिनेटली 3 से 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। पर अगर पेशेंट का ट्यूमर रेस्पॉन्डिंग ट्यूमर है और कीमोथेरेपी पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस कंडीशन में डेफिनेटली पेशेंट का सर्वाइवल डबल हो सकता है, 3 गुना भी हो सकता है। तो मैं पर्सनली ऐसे भी कई पेशेंट्स को जानता हूँ जिनको हमने सीधा स्टेज 4 कैंसर डायग्नोज किया। फर्स्ट लाइन कीमो, सेकेंड लाइन कीमोथेरेपी के बाद उनकी फंक्शनल एक्टिविटी बहुत इंप्रूव हुई, उनका ट्यूमर बिल्कुल रिग्रेस कर गया। 6 महीने बाद उनको ब्रेन के अंदर मेटास्टेसिस मिले, उनको सेकेंड लाइन कीमोथेरेपी दी गई और उसके बाद पेशेंट ने फिर से अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम की, उनमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो पेशेंट जिसमें हम इनिशियली 3 to 6 मंथ्स का सर्वाइवल लेकर चल रहे थे, वो रेस्पॉन्स टू थेरेपी के बाद पेशेंट का सर्वाइवल 4-5 ईयर्स तक भी देखा गया। अच्छी बात यह है कि पिछले 2 दशक में कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत डेवलप हुआ। पहले जो होता था कि एक धारणा बन गई थी कि पेशेंट कैंसर से बाद में मरता है और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से पहले मर जाता है। अब कीमोथेरेपी बहुत रिफाइन हो गई। फियर मॉन्गरिंग भी है ना इस डिजीज़ की? तो जी बिल्कुल है। इसमें एक्चुअली एक फोबिया सा डेवलप हो गया। बहुत सारे लोग तो कहते हैं सर कुछ नहीं, कीमो कर रही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। बट अब जो कीमोथेरेपी है वो उतनी टॉक्सिक नहीं रह गई है, अब वो बहुत टारगेटेड थेरेपी है। पहले कीमोथेरेपी में ये होता था कि जो कैंसर की सेल्स को मारती है वही दवा आपकी नॉर्मल सेल्स को मारती चली जाती है और आपको साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। पेशेंट में वीकनेस आ जाती है, डायरिया होने लगता है, लूज मोशंस हैं, वॉमिटिंग्स होने लगती हैं, बाल उड़ जाते हैं। तो इस तरह की वीकनेस, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और पेशेंट की वीकनेस बढ़ती चली जाती है। ये सब पुराने कीमोथेरेपी में होता था। अब जो केमोथेरेपी डेवलप हुई है, अब जो टारगेटेड थेरेपी दी जाती है, अब जो इम्यूनोथेरेपी दी जाती है, उसमें साइड इफ़ेक्ट्स कम होते चले जा रहे हैं। तो पेशेंट में रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। इसलिए बेहतर है कि आप डिजीज़ से डरें नहीं, उस मुसीबत का सामना करें, विशेषज्ञ से मिलें, राइट टाइम पे राइट डायग्नोसिस बना करके राइट ट्रीटमेंट शुरू करें। सर, हम लोग देखते हैं कि किडनी किसी की ख़राब हुई है, ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट है, लंग ट्रांसप्लांट में कितना अभी क्या रिसर्च है, ये कितनी पॉसिबल है? देखिए, सबसे पहले ये भ्रांति दूर करनी होगी कि लंग ट्रांसप्लांट करने से लंग कैंसर खत्म हो जाएगा। लंग कैंसर पेशेंट्स में लंग ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है, राइट। हाँ, हम COPD पेशेंट्स में, एडवांस्ड ILD के पेशेंट्स में, जिनके लंग्स और किसी वजह से डैमेज हो, उनमें लंग ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं। लंग ट्रांसप्लांट अपने आप में एक विभिन्न चर्चा का विषय है, क्योंकि अपने देश में अभी तक लंग ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी सक्सेस पे, सफलता से नहीं हो पा रहे। उसके कई सारे फैक्टर्स हैं, पर लंग कैंसर में लंग ट्रांसप्लांट चॉइस नहीं है। कभी सर आपको OPD करते हुए ऐसा लगा हो, कोई डायग्नोज किया हो, और या ऐसे केस आपने देखे हो कि पेशेंट बाद में आपके पास आया, उसके पहले वो कुछ और इलाज करा चुका हो, कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन ले चुका हो, या TB की दवाइयाँ खा ली हो उसने? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि कंफ्यूजिंग होता है वो एक्सरे से, और वो बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि चेस्ट की डिजीज़, लंग्स की डिजीज़ में सिम्टम्स लिमिटेड होते हैं।
तो खांसी, बलगम, खांसी में खून आना या बलगम आना, चेस्ट में पेन होना, सांस फूलना, ये तो अमूमन फेफड़े की किसी भी बीमारी में यही सिम्टम्स होंगे। पर अगर ये सिम्टम आपने राइट डायग्नोसिस नहीं किया तो ये सिम्टम इम्प्रूव नहीं करेंगे। जहाँ भी आपके सिम्टम ट्रीटमेंट के बाद इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि आप दूसरे चिकित्सक की सलाह लें या विशेषज्ञ की सलाह लें और उसमें राइट डायग्नोसिस करें। मैं ऐसे हमारे यहाँ जो स्टडी हुई थी, 85% पेशेंट्स हम स्टेज 3 या स्टेज 4 में डायग्नोज करते हैं, जो कि क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स भटकते रहते हैं, हर जगह स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं होता, जनरल फिजिशियन से या गांव में झोला छाप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं, उससे पहले वो सिर्फ दवा की दुकान से कफ सिरप पी के काम चलाते हैं और धीरे धीरे बीमारी अंदर बढ़ती रहती है। दूसरा क्या है, टीबी हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैली हुई है और टीबी के सिम्टम्स और ट्यूमर के सिम्टम्स बिल्कुल सिमिलर से होते हैं। अच्छा। साथ ही जो रेडियोलॉजिकल पिक्चर्स है, जो एक्सरे सीटी स्कैन की पिक्चर्स हैं, उस पर भी टीबी और ट्यूमर ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं। यहाँ तक कि जब आप पैट स्कैन, जो एकदम स्पेसिफिक इमेजिंग है, पैट स्कैन पर भी टीबी और ट्यूमर को डिफ्रेंशिएट करना डिफिकल्ट होता है और पेशेंट की फाइनली बायोप्सी ही करनी पड़ती है। और शार्प डायग्नोसिस है इसकी। जी, और कई बार पेशेंट जो है, एक मिथ है, एक भ्रांति है कि सर बायोप्सी के बाद तो बीमारी फैल जाएगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप कहीं भी चले जाइए, यहाँ से किसी भी वेस्टर्न कंट्री तक चले जाइए, बायोप्सी के बाद ही ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो पेशेंट और उसकी फैमिली कई बार कह देती है सर हम बायोप्सी नहीं कराएंगे, उससे तो बीमारी फैल जाएगी। बिना बायोप्सी आप डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं कर सकते, तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। और जब आप अंदाजे से ट्रीटमेंट करते हैं तो आप 90% ऑफ टाइम गलत। बायोप्सी को ना समझाया भी नहीं गया लोगों को बहुत। जी, उनको लगता है कि इस घाव में अगर हमने कोई पंक्चर किया तो वो फैल जाएगा जैसे ब्लड फैलता है, या इस कुछ भी दिमाग में पिक्चराइज करते होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बेसिकली अगर कोई गांठ 4 सेंटीमीटर की है तो उसमें एक छोटी सी 3 मिलीमीटर की नीडल से हम उसका सैंपल लेते हैं और उस सैंपल पर हर तरह का टेस्ट हो सकता है। उसी सैंपल पर ये टेस्ट भी होता है कि इस ट्यूमर की सेल्स पर कौन से म्यूटेशन है और उस पर कौन सी कीमोथेरेपी कारगर होगी। तो ये बायोप्सी पेशेंट की मदद के लिए है, पेशेंट की हेल्थ और बेनिफिट के लिए है। जब आप डेफिनेटिव डायग्नोसिस बना लेंगे कि हाँ ये एडिनोकार्सिनोमा है और इसमें एक म्यूटेशन EGFR है, तो आजकल ओरल कीमोथेरेपी भी अवेलेबल है कि पेशेंट को घर बैठे एक टैबलेट खानी है, वही कीमोथेरेपी है और उसी से 3 महीने में पेशेंट की बीमारी इंप्रूव कर सकती है। तो पेशेंट को ये समझना पड़ेगा, जनरल पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि बायोप्सी जरूरी है और उसके बाद ही कोई अच्छा ट्रीटमेंट किसी बीमारी का शुरू हो सकता है। और एक बात और समझनी पड़ेगी कि स्मोकिंग भी आपको छोड़नी है। जैसे आजकल क्या है कि यूथ ऐसे भी हैं लोग जो ये कहते हैं कि हम कभी कभी स्मोक करते हैं और स्टाइल स्टेटमेंट के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो संदेश हम यहाँ देना चाह रहे हैं, आज सुबह भी मेरी OPD में एक सज्जन आया, सर मैं थोड़ा सा ही तंबाकू खाता हूँ, और मेरा जवाब था आप थोड़ा खाएं या 4 पैकेट खाएं, जहर तो जहर ही रहेगा। तो अगर आप 1 सिगरेट भी पी रहे हैं, वो बहाना हो सकती है आपके कैंसर बनने का, कैंसर डेवलप होने का। आप अपनी तरफ से किसी रिस्क बिहेवियर में ना पड़ें। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने कभी तंबाकू को नहीं छुआ और उन्हें भी कैंसर डेवलप हो जाता है। तो आप खुद चाहते हुए अपना पैर कुल्हाड़ी पर क्यों मार रहे हैं? आप खुद क्यों रिस्क बिहेवियर में जा रहे हैं? बिकॉज तंबाकू के साथ एक समस्या ये है कि इसमें निकोटीन जो केमिकल है उसकी एडिक्शन डेवलप होती है। तो एक बार शुरू में आप सिगरेट पकड़ना शुरू करते हैं और आदतन फिर सिगरेट आपको पकड़ लेती है, आप छोड़ नहीं पाते। तो वो एक दलदल है जिसमें आप धंसते चले जाते हैं। वेपिंग अब आजकल एक बहुत अजीब सा फैशन बन गया है वेपिंग का, हुक्का बार विजिट करने का। और लोग कहते हैं नहीं सर, सिगरेट तो मैंने ज़िंदगी में छुई नहीं, हर सैटरडे संडे हुक्का बार चला जाता है। चैम्बर होता है धुएं का वो तो हुक्के का ये है कि अगर 1 आवर के लिए आप हुक्का बार में बैठे हैं या हुक्का का सेवन कर रहे हैं तो आप 100 सिगरेट पी चुके हैं। तो हुक्का हो या वेपिंग हो या सिगरेट हो, ये भी बीड़ी सिगरेट की तरह नुकसानदायक है। तंबाकू के लिए सेवन करना नुकसानदायक है, आपको इससे दूर रहना। ये जो नई जनरेशन में, नई पीढ़ी में जो फैशन आ गया है हुक्का बार विजिट करने का या वेपिंग करते रहने का, ये डेंजरस है, इससे दूर रहना चाहिए। हमारे देश में वेपिंग और सिगरेट्स बैन हैं, उसके बावजूद अवेलेबल है और लोग इसकी एडिक्शन में पड़ गए हैं। तो हमें इससे बचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सर आने के लिए। और मुझे लगता है कि लंग कैंसर ही नहीं, पूरे लंग के बारे में आपने बहुत अच्छे से समझाया और इसके काफ़ी
लोगों को समझने में इस बीमारी को मदद मिलेगी। शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो आपने जाना कि बहुत पुरानी कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और इसके लंग कैंसर से अगर आपको बचना है, इससे बचने का सबसे सिंपल तरीका है कि अपने लक्षणों के प्रति जागरूक रहें, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि सिगरेट, स्मोकिंग, तंबाकू, इनका सेवन करना बिल्कुल बंद कर दें। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। अगर आप किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे इसे सुन रहे हैं तो रेटिंग ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, किसी और विशेषज्ञ के साथ। शुक्रिया।